बीए पार्ट थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी आपका स्वागत करते हुए आइए आधुनिक काव्य संग्रह हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर की पुस्तक जिसमें एक नए कवि दुष्यंत कुमार की रचना के साथ में प्रस्तुत हूँ। आइए हम इससे पहले कि इसकी रचना, इसकी कविता या इसकी गज़ल की व्याख्या करें, इससे पहले इसके संदर्भ में छोटा सा परिचय, जीवन और कृतित्व के संदर्भ में मैं चर्चा करूँगा आपसे। देखिए, दुष्यंत कुमार नई कहानी और नई कविता दौर के रचनाकार थे। वैसे भी मंच के एक सफल कवि भी थे, तथापि उनकी छवि एक गंभीर मौलिक रचनाकार की थी। नई कहानी नाम सबसे पहले दुष्यंत कुमार ने अपनी कल्पना में छपे एक लेख में दिया था। बाद में यह नाम आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। दुष्यंत कुमार बहुमुखी प्रतिभा के धनी और रचनाकार थे। उन्होंने काव्य, नाटक, कविता, उपन्यास, आलोचना कई विधाओं पर महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। उनका एक कंठ विस्पाई और काव्य नाटक अंधा युग के बाद एक प्रभावशाली काव्य नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन उनका जो कार्य का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश ही रहा। अपने फक्कड़ और बेलाग स्वभाव के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। नई कहानी त्रयी के अंतरंग भी थे और कमलेश्वर के तो वे रिश्तेदार ही हो गए थे। मूलतः कवि थे दुष्यंत कुमार जी। सभी रचनाएं उनकी चर्चित रही। एक कंठ विस्पाई तो हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण काव्य नाटक है। सर्वाधिक प्रसिद्धि उनको दुष्यंत जी कुमार को उनको गजलों से मिली। बाद में साए में धूप से प्रकाशित उनके गजल संग्रह की जो गजलें थी, जब सारिका, कल्पना आदि पत्रिकाओं में छपी तो साहित्य जगत में उनको एक नई पहचान मिली। दुष्यंत ने अपनी गजलों में आपातकाल की स्थिति और जीवन की जो विसंगतियां हैं उनको बहुत प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, यह तमाशा एक शायर देखकर हैरान है। था मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जैसी पंक्तियां लिखकर उन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी की सामंती जो मानसिकता है उसकी आलोचना की थी कवि ने। बहुत अधिक गजलें तो नहीं लिखी, पर उनकी गजलों ने हिंदी गजल की विधा को निश्चित रूप से बहुत प्रभावित किया, संजीवनी दी है। आज भी उनकी अनेक शायरों की गजलों पर दुष्यंत का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी तरह की गजल आपके पाठ्यक्रम में इस नदी की धार ठंडी हवा आती तो है, एक तो ये शीर्षक है, और दूसरा है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये दूसरा शीर्षक है। और तीसरी जो उनकी कविता है गांधी जी के जन्मदिन पर, ये दो गजल और एक कविता आपके पाठ्यक्रम में है फर्स्ट पेपर में। आइए मैं संक्षिप्त परिचय के उपरांत इनकी गजल है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इस पर जो आज के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जो विसंगतियां हैं, राजनीतिक जीवन की जो विसंगतियां हैं विशेषकर रूप से, उस पर जो व्यंग्य किया गया है, उस पर जो लिखा गया है कवि के द्वारा, उस पर आज बात करता हूँ आपसे। गजल के माध्यम से इस कवि ने, दुष्यंत कुमार जी ने, जीवन की कई विसंगतियों पर खूब तीखा प्रहार किया है। और अपनी कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इस शीर्षक से जो यहाँ पर ये गजल के जो 6-7 बंद दिए हैं छंद आपके इस पाठ्य पुस्तक में, इसके माध्यम से यहाँ पर कवि ने ये बताना चाहा है कि जब राजनीतिक स्तर पर अपने वादे प्रतिवादों के साथ जब राजनीतिक सत्ताधीश जो लोग हैं
वो जब सत्ता पर आते हैं तो राजनीतिक वादों के माध्यम से अपना प्रचार करने के उपरांत बहुमत साबित करके नहीं ये सत्ता की कुर्सियों पर आसीन हो जाते हैं, लेकिन अपने वादों को ये पूर्णतः भुला करके नहीं सत्ता के मद में ऐसे चूर हो जाते हैं कि ये केवल सुविधाओं को अपने लिए ही जुटा पाते हैं और जो जनता है, जो लोकतंत्र है, वो कसमसा कर रह जाती है। उन तक वो रोशनी, उन तक वो हवा, उन तक वो सुविधाएं, उन तक वो साधन पहुंच ही नहीं पाता है या इनकी मंशा देने की नहीं होती है। तो राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बीच की जो अभावग्रस्तता है या राजनीतिक सत्ताधीशों की जो मंशा है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वो उसकी मैं व्याख्या आपको यहाँ पर इस वीडियो क्लास में करने जा रहा हूँ। देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसकी जो इस गजल के जो पहले छंद हैं, 2 पंक्तियों का देखिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। पहले इसकी व्याख्या करूंगा मैं। प्रस्तुत पद्यांश वही नई कविता दौर की रचनाकार दशरथ कुमार की गजलों कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए नामक शीर्षक से उद्धृत है। और इस बंध के माध्यम से कवि ने सत्ताधीशों की वादा खिलाफी के बारे में लाक्षणिक शैली में अपनी बात कही है यहाँ पर, और यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से राजनीतिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो कुर्सी तक पहुंचने के लिए झूठे वादों का सहारा लेकर के सत्ता पर आसीन हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो कर्तव्य होते हैं, उनकी जो नीति होती है वो उससे परे जाकर के व्यवहार करते हैं। और वो जो सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो लोकतंत्र के मूल्यों की जो सुरक्षा या उसके नीति नियम के अनुसार जो शासन होना चाहिए, वो सब कुछ दरकिनार करके क्यों केवल अपनी जेबें भरने तक ही सीमित रह जाते हैं। तो शासक वर्ग या सत्ता वर्ग की जो वादा खिलाफी है उस पर यहाँ प्रकाश डालते हुए कवि ने कहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो ये तय किया गया था, शुरू में ये वादे किए गए थे जनता जनार्दन से कि हर एक व्यक्ति के घर में रोशनी की जाएगी दीपक के द्वारा। चिरागा यानी दीपकों के माध्यम से हर एक घर के लिए पर्याप्त साधन पहुंचाए जाएंगे, व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। लेकिन चिराग मैसर नहीं शहर के, लेकिन एक कहाँ हर एक घर की बात कर रहे हो, बल्कि सत्ताधीशों के द्वारा सत्ता पर आसीन होने के उपरांत एक बड़े शहर की तो बात छोड़ो, एक शहर के लिए भी एक छोटा सा दीपक भी मैसर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। कवि ये कहना चाह रहा है यहाँ, अर्थात 2 शब्द है यहाँ पर, चिरागा और चिराग। तो चिरागा तो बहुवचन शब्द है, अर्थात बहुत सारे दीपक। तो हर एक घर के लिए बहुत प्रकार से प्रकाश किया जाएगा, ये कवि यहाँ कहना चाहता है पहली पंक्ति में। और दूसरी पंक्ति के अंतर्गत है कि कहाँ एक बड़े शहर के लिए भी एक छोटा सा दीपक भी मैसर नहीं हुआ, उपलब्ध नहीं कर पाए ये लोग। तो चिरागा जो शब्द है वो बहुवचन के रूप में कल्पना को बताता है कवि की, और जो चिराग शब्द है दूसरी पंक्ति वाला वह यथार्थ को दर्शाता है। तो एक ही शब्द प्रतीकात्मक व लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत करना यह कवि की यहाँ पर अद्भुत कल्पना क्षमता का परिचय देता है। तो ये जो
छंद हैं पूरे बंद हैं, ये सब लाक्षणिकता में बात कही गई है, अभिधा में बात नहीं कही गई है। इसी तरह से कवि यहाँ कहना चाहता है कि शासक वर्ग के द्वारा जो सत्ता पर आने से पूर्व जो वादे किए गए थे, वो सत्ता में बैठने के उपरांत वे सारे के सारे वादे छूअंतर हो जाते, गायब हो जाते हैं और सत्ताधीशों के द्वारा केवल अपनी सुविधाओं का ही ध्यान रखा जाता है, जनता को मूर्ख बनाया जाता है, लोकतंत्र के प्रतिकूल काम किया जाता है। ये कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है। दूसरा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि यहाँ कहना चाहता है कि दरख्त के साए में, बड़े पेड़ के साए में यहाँ पर फिर भी छाया लगनी चाहिए, लेकिन हमें तो धूप लग रही है, इसलिए यहाँ इस दरख्त के साए से दूर होकर के चलो, कहीं और चलें उम्र भर के लिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। उस जीवन से को जीने के लिए यहाँ इन दरख्तों के नीचे हमें छाया नहीं मिलनी है, हमें नहीं प्राप्त होगी। ये तो इसका अभिधात्मक अर्थ है। लेकिन लाक्षणिकता में बात करेंगे, हम व्याख्या करेंगे तो क्या अर्थ लगेगा कि ये बड़े बड़े जो सत्ताधीश हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग हैं, बड़े बड़े जो ये राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े जो सुविधा संपन्न लोग हैं, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, ये जो वादे हमसे कर किए थे, ठीक है ना, उन वादों से अब यहाँ पर हमारा कोई भी भला नहीं होने वाला है। अतः अब इन लोगों के छलावे में हमको नहीं आना है, इनके साए में रहने से हमको छाया नहीं मिलनी है। ठीक है, ऐसे व्याख्या करनी पड़ेगी। इनके विश्वास में रह करके हमको धूप ही लग रही है, अर्थात हमको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, हमको कष्ट मिल रहे हैं, ये कहना का मतलब है यहाँ। तो इसलिए कवि यहाँ से दूर होकर के चलना चाहता है, इन लोगों के विश्वास में अब नहीं रहना चाहता। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। कवि यहाँ कहना चाहता है कि इस न हो कमी, अगर कमीज नहीं है तो ऐसे लोग भी हैं जो पाँवों से पेट ढक लेंगे, पेट में पाँव धसा करके बैठ जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। अर्थात पहली पंक्ति का अभिधा तो ये अर्थ हुआ, लेकिन लाक्षणिकता में अर्थ करेंगे हम कि ऐसे लोग भी हैं जो अभावग्रस्त जीवन में अल्प छोटी छोटी अल्प सुविधाओं के साथ भी जीवन जी लेंगे, लेकिन अपने जीवन के प्रति जो अधिकार है, उन अधिकारों की के लिए लड़ेंगे नहीं। ऐसे लोग हैं जो समझौता करते हैं अपने अभावग्रस्त जीवन से, उनसे यहाँ कवि शिकायत करता है। इसलिए वो कहता है कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। किस सफर के लिए? इस विद्रोह के सफर के लिए, क्रांतिकारी सफर के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हीनता और भयग्रस्त होकर जो जीने वाले लोग हैं, अपनी स्थितियों से समझौता करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो आज के समय में जी रहे हैं, जी सकते हैं। अतः ऐसी सोच वाले लोगों से कोई क्रांति करने की आशा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे लोगों में कोई जान नहीं फूंक सकता। ये लोग ऐसे ही अपने दुखों से समझौता करके नहीं अपने को कष्ट में रखते हैं। तो कवि यहाँ चाहता है कि साधन संपन्न जो लोग हैं, सुविधा भोगी जो लोग हैं, उनके खिलाफ विरोध होना चाहिए, उनके खिलाफ क्रांति होनी चाहिए, ये कवि यहाँ कहना चाहता है। तो ऐसे लोगों को कवि देखना चाहता है कि कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही, कवि यहाँ फिर कहता है तीसरे बंद में, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कवि यहाँ कह रहा है अगर खुदा नहीं तो कोई बात नहीं, न सही, लेकिन आदमी जो होता है वो मनुष्य आशाओं के सहारे ही जीता है। इसलिए आशा भरी भावी जीवन का सुखद नजारा तो है व्यक्ति के पास, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि यहाँ साफ कहना चाहता है, क्योंकि खुदा के बहाने लोग बाग या राजनीतिक लोग या सत्ता पर आसीन लोग या पूंजीपति वर्ग लोग या जिसका सुविधाओं पर एकाधिकार है,
ऐसे लोग क्या है कि भगवान के सहारे या माध्यम से लोगों के विश्वास पर कुठाराघात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुदा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनुष्य की आंखों में, आदमी की आंखों में, आम आदमी की आंखों में आशा होनी चाहिए। इसलिए कवि यह कह रहा है कि जब इनकी आंखों में आशा होगी तो निश्चित रूप से ये अपने गुलामी भरे जीवन से, अभावग्रस्त और संकटग्रस्त जीवन से निश्चित रूप से ये एक ना एक दिन बाहर निकलेंगे। अर्थात उस सत्ताधीश के प्रति निश्चित रूप से ये एकत्रित होकर के नहीं उसका विरोध करेंगे और फिर उस जंजीरों को तोड़ करके नहीं बाहर निकलेंगे। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि यहाँ फिर कहना चाहता है कि लोग तो आश्वस्त हैं कि सत्ता वर्ग में बदलाव नहीं आएगा, पत्थर पिघल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कवि यहाँ कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं पिघलता है तो क्या फर्क पड़ता। अर्थात सत्ताधीश लोग अगर अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं क्रांति के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी आवाज को सुनना चाहता हूँ लोगों में जो क्रांतिकारी भाव को व्यक्त करे, विरोध के भाव को व्यक्त करे। ठीक है, और समाज के अंतर्गत एकाधिकार भाव को तोड़ करके समता का भाव पैदा करे। वो कवि यहाँ कहना चाहते हैं। वो बेकरारी, अपनी बेचैनी व्यक्त करता है कवि। तेरा निजाम है सिल्दे जवान शायर को, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। इसमें कवि कहता है कि सिल्दे जवान शायर की तेरा निजाम है। ये जो निजाम है, जो शासक वर्ग है, ये क्या होता है कि शायर की जुबान को सिल देता है। क्यों? शासक वर्ग क्रांति से बचने के लिए शायरों की जुबान अर्थात कविता पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रतिबंध लगाते हैं जैसे कि ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब आज के समय के लिए ये सावधानी बहुत जरूरी है। कौन सी सावधानी? यहाँ पर व्यंग किया गया है शासक वर्ग पर। ये शासक वर्ग जो सत्ता वर्ग है, जो एकाधिकार, जो बैठे हुए लोग हैं, एक अधिकार जमाए हुए लोग हैं, ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहते हैं। और ठीक इसी तरह दबाते हैं जैसे किसी गजल या कविता के छंद निर्माण के हेतु बंधन अर्थात यति, गति, लय, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से बंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये शासक वर्ग भी विरोधी स्वरों को दबाने के लिए अपना तानाशाही स्वरूप उजागर करते हैं, तानाशाही रोल अदा करते हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ व्यक्ति, कवि जो है, जीवन स्वाभिमानी युक्त होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं अगर जीना है तो ऐसे जियो जैसे अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए। गुलमोहर का जो पेड़ होता है वो स्वाभिमानी का भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है। और मरे तो ऐसे मरे जो दो गलियों में गुलमोहर के लिए, दूसरों के सुख देने के लिए। मृत्यु क्या है? दूसरों के सुख देने के लिए अच्छी मानी गई है। और जीवन स्वाभिमान युक्त होना चाहिए, ये कवि यहाँ पर कहना चाहता है। तो ये आज की इस वीडियो कक्षा में मैंने आपको 6 अभी के साथ जो बंद है इनकी सब प्रसंग व्याख्या यहाँ करने का प्रयास किया है मैंने। और समय की बाध्यता, आगे की शेष जो दूसरी गजल है और कविता है, इसको अगली वीडियो कक्षा में फिर हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।